नमस्कार मित्रों, मैं अंशुमान सिंह आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद रोहन सर पर फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पिछली क्लास में मेनली सातवाहन वंश, कण्व वंश, उसके अलावा आपने देखा था कि इक्ष्वाकु वंश के बारे में भी पढ़े थे। ठीक है, तो आज कुछ उत्तर भारत के एकाध राजवंश बचे हुए हैं, जैसे चेदी राजवंश। ठीक है, और एक मैं राजवंश दक्षिण भारत का लेता हूं जहां पर सातवाहन वंश स्थापित था। सेम उसी स्थान पर आधुनिक महाराष्ट्र वाले इलाके में ही आप देखेंगे कि आपका वाकाटक वंश भी स्थापित हो गया। तो इसको भी हम इसी क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग अपने विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा स्थापित राज्य पर आएंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आज आपका उत्तर भारत का एक और राजवंश जो बचा हुआ था, उड़ीसा में चेदी वंश का शासन चल रहा था और चेदी वंश के खारवेल शासन कर रहे थे। तो आइए देखते हैं उड़ीसा। तो देखेंगे चेदी राजवंश कलिंग जो है वो चेदी राजवंश की राजधानी रही और चेदी राजवंश का मूल स्थान भी कलिंग को ही हम लोग मानते हैं। तो आप ये देखेंगे कि कलिंग या चेदी राजवंश के जो प्रथम शासक के रूप में कौन स्थापित है, तो महामेघवाहन। कौन? महामेघवाहन जो है वो कलिंग राजवंश चेदी राजवंश के प्रथम शासक के रूप में स्थापित हैं। इसी कारण से इस वंश को या इनके नाम पर ही इस वंश को महामेघवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो इतिहास की पुस्तकों में आप देखेंगे तो महामेघवंश के नाम से भी इसी खारवेल के राज्य या चेदी राजवंश को जाना जाता है और चेदी राजवंश के नाम से तो इसे जाना ही जाता है। ठीक है, तो प्रथम शासक महामेघवाहन था, इसलिए इस वंश को भी महामेघवाहन वंश के नाम से जानते हैं। दूसरा शासक खारवेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेनली आपको जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहीं से बनता है, खारवेल से ही बनता है। तो दूसरे शासक के रूप में खारवेल स्थापित हैं और आप देखेंगे खारवेल के टाइम में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ। आपने पढ़ा था नंद वंश, तो नंद वंश में आपने देखा था कि महापद्मनंद ने उड़ीसा यानी कि कलिंग पर आक्रमण किया था और यहाँ से जिन की प्रतिमा उठा करके मगध साम्राज्य ले गए थे। आपको याद होगा कि नंद वंश मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला एक बेहतरीन वंश था। उसके एक शासक महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण किया और यहाँ से जिनसेन की प्रतिमा ले जाकर के मगध में स्थापित कर दिया। तो बाद में जब चेदी राजवंश के राजा कलिंग बनते हैं शासक, तो ये क्या करते हैं, फिर से मगध वाले इलाके पर आक्रमण करते हैं और वहां के वर्तमान शासक को पराजित करते हैं और पराजित करके उस जिनसेन की प्रतिमा को फिर से ला करके अपने कलिंग में स्थापित कर लेते हैं। तो आप यदि उस नंद वंश की क्लास को नहीं पढ़ा है तो वहां पर जाकर के पढ़िएगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एक महत्वपूर्ण कार्य क्या किया कि जिनसेन की प्रतिमा मगध से फिर से ला करके कलिंग में स्थापित किया, जो कि नंद वंश के महापद्मनंद कलिंग पर आक्रमण करके यहाँ से उठा ले गए थे। ओके, अब आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे तीसरे शासक के रूप में महाराजा कुदेव। तो तीन शासकों का क्रम कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। एक तो आपके प्रथम शासक महामेघवाहन, दूसरे शासक आपके हैं खारवेल और तीसरे शासक आप देखेंगे महाराजा कुदेव। ओके, आगे देखेंगे जानकारी। तो इस वंश के बारे में जानकारी आप देखेंगे या महाराजा खारवेल के बारे में जानकारी किससे मिलती है, तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख आपने क्वेश्चन किया होगा इतिहास में, तो आपने देखा होगा कि खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख की चर्चा जरूर आपको देखने को मिली होगी। और यदि आपने अभी तक साहित्यिक स्रोतों वाली या आपने पुरातात्विक स्रोतों वाली, इतिहास को जानने के स्रोतों वाली क्लास नहीं किया है तो जा करके पहले वहां पर करिए उस क्लास को, तो आपको वहां पर खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख भी देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे कि चेदी राजवंश के बारे में जो जानकारी का मुख्य स्रोत है वो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, एक पुरातात्विक साक्ष्य है। ओके, तो इससे देखिए क्या क्या जानकारी मिल रही है। तो राजा खारवेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिल रही है, जैसे कि उपाधि। राजा खारवेल ने कुछ उपाधियां ग्रहण की, जैसे राजश्री की उपाधि। किसकी? राजश्री की उपाधि धारण की। कलिंगाधिपति कलिंग का राजा का भी उपाधि धारण की। और आप देखेंगे धर्मराज की भी उपाधि धारण की। जो धर्मराज युधिष्ठिर ने भी धर्मराज की उपाधि धारण की थी। तो सेम वही उपाधि आप देखेंगे कि खारवेल भी ले रहे हैं।
तो राजश्री की उपाधि, कलिंगाधिपति की उपाधि और धर्मराज की उपाधि राजा खारवेल ग्रहण कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखेंगे राजधानी, तो ये राजधानी कहाँ बनाते हैं? कलिंग। कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में। आप देखेंगे, यदि आप देखेंगे मैप में कि इनका साम्राज्य कहाँ पर स्थापित था, तो आप देखेंगे जो ये इलाका है यहीं पर आपका खारवेल का साम्राज्य स्थापित था और इनकी राजधानी कलिंग थी। क्या थी? राजधानी कलिंग थी। आगे बढ़ेंगे, धर्म, तो धर्म में देखेंगे जैन धर्म का अनुयायी था, ये जैन धर्म का अनुयायी था और जैन मुनियों के लिए इसने लगभग 35 गुफाओं का निर्माण कराया था। तो आप देखेंगे कि जैन धर्म का अनुयायी था और इसके साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ियों पर और खंडगिरी की पहाड़ियों में दो जगह आप देखेंगे कुछ गुफाओं का निर्माण करवाता है। तो उनसे कभी कभी उनकी संख्या पूछ लेता है। तो जो उदयगिरी में निर्माण करवाता है 19 गुफाओं का, कितनी गुफाओं का? 19 गुफाओं का, जबकि खंडगिरी में 16 गुफाएं बनवाता है जैन मुनियों के लिए। तो टोटल गुफाओं की संख्या कितनी हुई? तो आप देखेंगे टोटल गुफाएं 35, टोटल गुफाएं 35। ओके, तो आप देखेंगे कि उदयगिरी और खंडगिरी आधुनिक आप देखेंगे उड़ीसा, भुवनेश्वर और भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। जो भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी, वहां पर आपके उदयगिरी और खंडगिरी स्थित है। तो उदयगिरी में 19 गुफाओं के साक्ष मिलते हैं जैन मुनियों के लिए, जबकि खंडगिरी में 16 गुफाओं के साक्ष मिलते हैं जैन मुनियों के लिए। तो आप ये देखेंगे कि खारवेल के द्वारा बनवाए गए ये गुफाएं हैं। तो टोटल गुफाओं की संख्या 35। ओके, तो इतनी बातें आपके चेदी राजवंश के बारे में इंपॉर्टेंट रही जिसको आपने पढ़ा। यदि ये चेदी राजवंश से क्वेश्चन उठता है तो यहाँ तक का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। इस पूरे स्लाइड में जितना चीजें दी गई है यहाँ से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब आगे देखेंगे वाकाटक वंश। देखेंगे वाकाटक वंश जो आपका है ये तो मूलतः आपका दक्षिण भारत का है एक वंश है, लेकिन आप देखेंगे कि सातवाहन डायनेस्टी के समाप्ति के बाद आप देखेंगे इसी इलाके में जो आपका महाराष्ट्र का इलाका है ये, यहीं पर आप देखेंगे वाकाटक साम्राज्य की स्थापना हुई। यहीं पर वाकाटक साम्राज्य की स्थापना हुई। आपने पढ़ा था कि वाकाटक साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बिंद शक्ति, पहली क्लास में हमने आपको बताया था मौर्योत्तर काल के। ठीक है, वैसे तो ये आप देखेंगे गुप्त जो साम्राज्य चलेगा 300 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी, इसके समकालीन ये वाकाटक साम्राज्य है, लेकिन इसकी चर्चा हम लोग यहीं पर कर ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग जब दक्षिण भारत में आएंगे तो राष्ट्रकूट को पढ़ेंगे, पल्लव को पढ़ेंगे, चोल को पढ़ेंगे, चालुक्य को पढ़ेंगे। ओके, तो आप आगे बढ़िए तो देखते हैं वाकाटक राजवंश, इसका टाइम लगभग क्या है? तो 300 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी, लगभग 300 ईस्वी से लेकर के 300 एडी से लेकर के 500 एडी वाकाटक राजवंश का टाइम मिलता है आपके पुस्तकों में। ठीक है, संस्थापक कौन है? बिंद शक्ति। तो वाकाटक साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो आप देखेंगे बिंद शक्ति इसके संस्थापक हैं। और जाति, इनकी जाति क्या थी? तो ब्राह्मण जाति से संबंधित ये भी थे। तो आपने देखा सातवाहन भी ब्राह्मण जाति से ही संबंधित थे। और आप आगे देखा कि वाकाटक वंश के जो संस्थापक हैं या जो शासक हैं वो भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण जाति से ही संबंधित हैं। आप आगे देखेंगे मूल निवास स्थान, तो बरार विदर्भ। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा कि आधुनिक समय में बरार या विदर्भ कहां पर स्थित है या किस राज्य में स्थित है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप दीजिएगा। तो मूल निवास स्थान क्या था इनका? बरार या विदर्भ। ओके, आप आगे बढ़ेंगे प्रवरसेन प्रथम। तो आप ये देखेंगे कि वाकाटक साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो तो बिंद शक्ति हैं, लेकिन प्रवरसेन प्रथम जो हैं जिनकी टाइमिंग 275 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी मिल रही है, इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वाकाटक साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? प्रवरसेन प्रथम को। जैसे आपने देखा होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश को हम जानते हैं। किसको जानते हैं? इल्तुतमिश को। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो हो रही है कि प्रवरसेन प्रथम जो है ये वास्तविक संस्थापक है वाकाटक वंश का, जबकि संस्थापक कौन है इसके? बिंद शक्ति। बिंद शक्ति प्रथम संस्थापक या आदि पुरुष के रूप में जाने जाएंगे और वास्तविक संस्थापक प्रवरसेन प्रथम। इनकी कुछ उपाधियां हैं जैसे सम्राट। ये एकमात्र वाकाटक शासक है जिसने सम्राट की उपाधि धारण की, अपने आप को सम्राट घोषित किया। एकमात्र वाकाटक शासकों में यही है जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। इसके अलावा कोई भी वाकाटक शासक सम्राट की उपाधि धारण नहीं करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, आप लोग इसको याद रखिएगा कि
सम्राट की उपाधि धारण की, साथ साथ धर्म महाराज की भी उपाधि इसी प्रवरसेन प्रथम ने ग्रहण की या धारण की। ओके, आप आगे बढ़ेंगे तो देखा आपने कि उपाधि सम्राट और धर्म महाराज। ओके, आप आगे देखेंगे कि वास्तविक संस्थापक माना गया। मैंने आपको बताया कि प्रवरसेन प्रथम को ही इस वंश का या वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में हम जानते हैं, जबकि जबकि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ, 7 सोम यज्ञ और 1 वाजपेय यज्ञ भी किया। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप लोग याद रखिएगा कि आप देखेंगे प्रवरसेन प्रथम 4 अश्वमेध यज्ञ, अभी तक ने आपने देखा 2 देखा था मुख्य था, 2 अश्वमेध यज्ञ, लेकिन इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया और 7 सोम यज्ञ किया और 1 वाजपेय यज्ञ किया। इस प्रकार आप देखेंगे कि इसने लगभग 4 7 4 11 1 12 प्रकार के यज्ञ किए। तो 12 को नाम आप लोग याद रखिएगा, 4 अश्वमेध यज्ञ, 7 सोम यज्ञ और एक वाजपेय यज्ञ किसने किया? प्रवरसेन प्रथम ने किया, वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक ने किया। ओके, आप आगे बढ़ेंगे। इसकी मृत्यु के बाद वाकाटक 2 भागों में बट गए। आप देखेंगे कि वाकाटक साम्राज्य जो था वो प्रवरसेन प्रथम की मृत्यु के बाद 2 भागों में बढ़ गया। एक तो आप देखेंगे मुख्य वाकाटक शाखा और दूसरा आप देखेंगे वासीम वाकाटक शाखा। तो 2 प्रकार देखेंगे, एक मुख्य वाकाटक शाखा और एक वासीम वाकाटक शाखा। तो आप इसको याद रखिएगा कि प्रवरसेन प्रथम के बाद वाकाटक साम्राज्य 2 भागों में बटा। एक मुख्य जो मतलब चलते चलते आ रहा था वही एक धारा थी और एक धारा दूसरी उसमें निकल गई जो वासीम वाकाटक शाखा के रूप में जानी जाती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो 2 धाराओं में बढ़ गया आपका वाकाटक साम्राज्य। आगे देखेंगे मुख्य वाकाटक शाखा को प्रथम शासक रुद्रसेन प्रथम। आप देखेंगे कि जो मुख्य वाकाटक शाखा है यही आगे भी भारत में चलती रही, जबकि वासीम जो वाकाटक शाखा थी वो बढ़ जरूर गई लेकिन उसके कोई भी महत्वपूर्ण शासक प्रकाश में नहीं आए। तो आपका जो मुख्य वाकाटक शाखा थी उसके प्रथम शासक के रूप में रुद्रसेन प्रथम स्थापित हुए या आए, जिनका टाइमिंग क्या है 335 ईस्वी से लेकर के 360 ईस्वी। कितना? 335 ईस्वी से लेकर के 360 ईस्वी आप देखेंगे रुद्रसेन प्रथम के रूप में मुख्य वाकाटक शाखा के प्रथम शासक स्थापित हुए। ओके, तो आप देखेंगे ये व्यक्ति शैव धर्म का अनुयायी बन गया, जबकि इसके पहले के जो वाकाटक शासक थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इसके पहले के जो वाकाटक शासक थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, जबकि आप देखेंगे कि ये व्यक्ति यानी कि रुद्रसेन प्रथम जो है ये शैव धर्म का अनुयायी बन गया और महाभैरव का उपासक इसको कहा गया। कहाँ कहा गया? तो वाकाटक लेखों में, जो वाकाटक शासकों के जो लेख हैं उसमें इसे महाभैरव के उपासक के रूप में जाना गया। किसको? तो रुद्रसेन प्रथम को। 2 इंपॉर्टेंट बातें, इसने शैव धर्म का अनुयायी बन गया, ये शैव धर्म को अपना लिया वैष्णव धर्म को छोड़ करके, और दूसरा मुख्य कार्य क्या है? महाभैरव का उपासक कहा गया इसको वाकाटक लेखों में। आगे आप देखेंगे पृथ्वीसेन प्रथम। पृथ्वीसेन प्रथम का टाइमिंग क्या है? 360 ईस्वी से लेकर के 385 ईस्वी। इन शासकों का क्रम भी आप लोग याद रखिएगा, जैसे आपने बिंद शक्ति प्रवरसेन प्रथम है आपका, फिर रुद्रसेन प्रथम है, फिर पृथ्वीसेन प्रथम है, फिर आपका दामोदर सेन है जिसे प्रवरसेन द्वितीय कहते हैं, फिर पृथ्वीसेन द्वितीय है। तो इन शासकों के क्रम को भी आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो पृथ्वीसेन द्वितीय प्रथम जो है इसका टाइमिंग 360 से लेकर के 385 ईस्वी है। और आप आगे देखेंगे कि धर्म विजय कहा गया, इसे धर्म विजयी कहा गया। किसको? पृथ्वीसेन फर्स्ट को धर्म विजयी की उपाधि दी गई या इसे धर्म विजयी बोला गया। और आप आगे देखेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है? चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री, आपको याद होगा चंद्रगुप्त की पुत्री का क्या नाम था? प्रभावती गुप्त। तो चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह इसके पुत्र, किसके? पृथ्वीसेन के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय से करके वाकाटकों से संबंध अच्छा किया। तो चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह कर दीजिए, इसको का विवाह इसके पुत्र से यानी कि पृथ्वीसेन प्रथम के पुत्र से रुद्रसेन सेकंड से करके वाकाटकों से अपने संबंध को अच्छा किया। आप देखेंगे इसी समय आपके भारत में शक, एक विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा स्थापित राज्य जो था शक राज्य, तो शक शासकों ने आप देखेंगे एक आतंक का माहौल पूरे भारत में पैदा कर दिया था। तो उस आतंक के माहौल को समाप्त करने के लिए चंद्रगुप्त ने आप देखेंगे इससे, तो आप देखेंगे कि पृथ्वीसेन से
संबंध बनाया, यानी कि वाकाटकों से संबंध बनाया, और अंत में आप देखेंगे गुप्त प्लस वाकाटक मिल करके शकों की शक्ति का उन्मूलन कर दिए। तो समझ में आया ना आपको? तो आपको यह समझ में आया कि चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह पृथ्वी सेन प्रथम के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय से करके वाकाटकों से अपने संबंध को अच्छा किया, और अंततः वाकाटक प्लस गुप्त मिल करके भारत में शकों की शक्ति का उन्मूलन कर दिए। देखिए, गुप्त प्लस वाकाटक मिलकर के शकों की शक्ति का उन्मूलन कर दिए भारत में। आप आगे देखेंगे, अगले शासक के रूप में दामोदर सेन स्थापित है। तो जो दामोदर सेन होगा वो प्रभावती गुप्त का पुत्र होगा, यानी कि रुद्रसेन द्वितीय का पुत्र, या कहिए प्रभावती गुप्त का पुत्र है। तो आप देखेंगे कि दामोदर सेन को ही प्रवरसेन द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो आप याद रखिएगा कि जो आपका प्रवरसेन द्वितीय है या दामोदर सेन है, ये प्रभावती गुप्त प्लस रुद्रसेन से उत्पन्न पुत्र था, और कुछ दिनों तक आप देखेंगे प्रभावती गुप्त संरक्षक के रूप में इसके कार्य की थी। शासन का संचालन इसके संरक्षक के रूप में कुछ दिनों तक प्रभावती गुप्त ने भी संभाला था, और बाद में आप देखेंगे प्रवरसेन द्वितीय के नाम से शासक बना। कौन? दामोदर सेन, और ये प्रभावती गुप्त का पुत्र था। अभी आपको मैंने बताया ही चीजें ये। दूसरा, कालिदास इसके दरबार में कुछ समय तक रहे और मेघदूतम की रचना की। जो मेघदूतम है कालिदास की कृति, उसकी रचना इसी के शासनकाल में हुई है, ऐसा बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं। तो कालिदास इसके दरबार में कुछ समय तक रहे और मेघदूतम की रचना किए। और आप देखेंगे परमेश्वर की उपाधि धारण किया। कौन? तो आपके दामोदर सेन या प्रवरसेन द्वितीय जो हैं, ये परमेश्वर की उपाधि धारण करते हैं। आप देखेंगे अगले शासक के रूप में पृथ्वीसेन द्वितीय के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आप देखेंगे कि बालाघाट अभिलेख जो है आपका, बालाघाट अभिलेख है, उसमें इसे परम भागवत कहा गया है। सिर्फ और सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात है पृथ्वीसेन द्वितीय के बारे में कि बालाघाट अभिलेख में इसे परम भागवत की उपाधि प्रदान की गई या परम भागवत कहा गया। उसके अलावा एक नोट है, आप याद रखिएगा कि वाकाटकों के सिक्के पर गंगा की आकृति का अंकन मिलता है। जबकि आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में स्वास्तिक का अंकन किस शासकों के सिक्के पर मिलता है, किस वंश के शासकों के सिक्के पर मिलता है। तो ये मित्रों कुछ इंपॉर्टेंट बातें रही आपके वाकाटक साम्राज्य और चेदी राजवंश के बारे में। आपको चीजें याद समझ में आई होंगी, ठीक है, और आप इसको एक दो बार देखिएगा और चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो आप मेनली इनके वाकाटक साम्राज्य में वंशों को याद रखिएगा, शासकों के क्रम को याद रखिएगा, जैसे बिंद शक्ति, प्रवरसेन प्रथम, फिर उसके बाद आप देखेंगे पृथ्वीसेन प्रथम, फिर दामोदर सेन, फिर पृथ्वीसेन द्वितीय। इस प्रकार से आप इनके शासकों का क्रम भी याद रखिएगा। इसी के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं। मित्रों, इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने व्हाट्सएप पर इसको स्टेटस लगाएं, और इसी के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।